नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज साइंस घटना चक्र का ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी और साथ ही साथ तरंग गति 2 टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। दोस्तों, यह दोनों टॉपिक यूपीएससी, पीसीएस, आरओ और साथ ही साथ वनडे एग्जाम, इन सभी एग्जाम में न केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस में भी इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ रहा है, ठीक है? और दोस्तों, ये दोनों ही टॉपिक आपका जो है आज के समय में जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें केवल थ्योरी पोर्शन से ही नहीं आता है। उसमें कुछ कुछ कोटेशन या कुछ पॉइंट्स कह सकते हैं, थ्योरीज रहेगा 1-2 पॉइंट्स और 1-2 पॉइंट्स जो है आपका टेक्नोलॉजी, उसका जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता है, वहाँ से क्वेश्चन रहता है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन जो आ रहा है मिक्स है, उसमें थ्योरी और टेक्नोलॉजी दोनों का जो है मिला-जुला रुख रहता है। तो इसी तरह जो है हम आपको आज का जो टॉपिक कवर करा रहे हैं, इससे जो है आपका न केवल प्रीलिम्स में, मेंस में जो है आप जैसे तरंग गति से जो टॉपिक है, वहाँ से नेविगेशन, सैटेलाइट सिस्टम, सोनार प्रणाली, एमआरआई और क्या नाम से मोबाइल टेक्नोलॉजी और इसके साथ-साथ जो है डिजिटल रिवॉल्यूशन जो हो रहा है आज के समय में, ये सब जो है आपका मेंस में आपका तरंग गति जो चैप्टर है आपका, वहाँ से संबंधित है। तो ये दोनों टॉपिक आज हम अच्छे से कवर करेंगे और इसके पहले हमने दोस्तों मात्रक इकाई, मात्रक यंत्र और पैमाने, यांत्रिकी, गुरुत्व के अधीन गति, स्थूल पदार्थों के गुण, प्रकाश, इन सभी टॉपिक को हमने पिछले क्लास में जो है कवर कराया है। तो आप हमारे पिछले क्लास को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे बटन ज़रूर दबाएँ ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ दोस्तों आज का जो क्लास लेंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के आप इसका पीडीएफ भी जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? चलिए हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने क्लास पे चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी से है और यहाँ से जो क्वेश्चन आएँगे हम उस क्वेश्चन को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स में किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं और आने वाले समय में भी कैसे क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? तो देखते हैं, ऊष्मा के बारे में देखते हैं। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा वह ऊर्जा है, जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंस फैक्ट है, ऊष्मा का एसआई मात्रक जो है जूल है। ये आपका प्रीलिम्स में फैक्ट के रूप में पूछ सकता है। समानतः ऊष्मा के लिए अन्य मात्रक कैलोरी का प्रयोग में लाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंस फैक्ट है। ताप के बारे में देखते हैं। ताप वस्तु की वह ऊष्मीय अवस्था है, जिससे ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का बोध होता है। ऊष्मा सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है, ठीक है? तापमापन ताप की माप तापमापी से की जाती है। विभिन्न तापमापी में निम्नलिखित पैमाने का उपयोग किया जाता है। सेल्सियस पैमाना जो है, ताप के सेल्सियस स्केल पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है? केल्विन केल्विन पैमाने पर बर्फ का गलनांक 273 केल्विन, जल का क्वथनांक 373 केल्विन अंकित होता है। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री का ताप केल्विन पैमाने पर 273 के बराबर होता है, ठीक है? अतः केल्विन पैमाने पर ताप बराबर सेल्सियस पैमाने पर ताप प्लस 273। तो इसका फार्मूला क्या हो गया? केल्विन को निकालने के लिए के बराबर C प्लस 273, ठीक है? दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये जो है अभी आरओ और पीसीएस में इस तरह से जो है फैक्ट पूछ चुका है, ठीक है? आगे देखते हैं, जहाँ भी आपको कोई भी फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंस होगा, हम आपको उसको बताते चलेंगे। फ़ारेनहाइट पैमाना देखते हैं। इस पैमाने पर बर्फ का गलनांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जल का क्वथनांक 212 फ़ारेनहाइट अंकित होता है। सेल्सियस फ़ारेनहाइट पैमाना में संबंध, ये क्वेश्चन जो है पीसीएस में जो है पूछ चुका है। यदि कोई ताप सेल्सियस पैमाने पर C, फ़ारेनहाइट पैमाने पर F है, तो C/5
F माइनस 32/9। इसका फार्मूला जो है, दोनों के बीच जो संबंध है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, C/5 F माइनस 32/9 होता है, ठीक है। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसको याद कर लीजिए। ताप परिवर्तन के प्रभाव, ताप बढ़ाकर ठोस को द्रव अवस्था में और द्रव को गैसीय अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि ताप घटाकर गैस को द्रव अवस्था और द्रव को ठोस अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। गलन क्या होता है? वह प्रक्रम जिसको गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है, गलन कहलाता है, ठीक है। दोस्तों, आज के समय में जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपको जो भी डिफिनीशन है, जैसे कोई कीवर्ड्स है, उसका डिफिनीशन जो है आपको मालूम होना चाहिए। तो क्योंकि डिफिनीशन भी कई बार जो है पूछ लेता है, उसका उसका जो कांसेप्ट है वो जो है आपके क्वेश्चन में आ जाता है। तो गलन जो है हो गया, वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ गलता है और वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित होता है, पदार्थ का गलनांक कहलाता है, ठीक है। तो गलनांक के बारे में आप जान लीजिए। गलनांक भी, ये भी इम्पोर्टेंस फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ पिघलकर जल बनता है, इसलिए बर्फ का गलनांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। विभिन्न भिन्न-भिन्न ठोसों के भिन्न-भिन्न गलनांक होते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है, मोम का गलनांक 63 सेल्सियस है, जबकि लोहे का गलनांक 1535 सेल्सियस है, ठीक है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों, परमाणुओं और अणु के बीच आकर्षण बल की माप है। ठोस पदार्थ का गलनांक जितना अधिक होगा, उसके कणों के बीच आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा, ठीक है। अब क्वथनांक के बारे में देखते हैं। वह प्रक्रम जिससे गर्म करने पर द्रव पदार्थ तीव्रता से गैस में परिवर्तित होता है, क्वथनांक कहलाता है, ठीक है। डिफिनीशन आप जरूर याद करिए। वह ताप जिस पर द्रव उबलता है और वायुमंडलीय दाब पर तीव्रता से गैस में परिवर्तित होता है, द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ये डिफिनीशन बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसको भी याद कर लीजिए। आगे देखते हैं। भिन्न-भिन्न द्रवों के भिन्न-भिन्न क्वथनांक होते हैं, जैसे अल्कोहल का क्वथनांक 78 सेल्सियस, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि पारे का क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। संघनन या द्रवण, शीतलन द्वारा गैस या वाष्प को द्रव में परिवर्तित करने का प्रक्रम संघनन या द्रवण कहलाता है। संघनन क्वथन अथवा वाष्पन का विपरीत प्रक्रम है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंस फैक्ट है। हिमीकरण, शीतलन द्वारा द्रव को ठोस में परिवर्तन करने का प्रक्रम हिमीकरण कहलाता है। ये भी इम्पोर्टेंस फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। हिमीकरण गलन का विपरीत प्रक्रम है, इसलिए द्रव का हिमांक वही होता है जो उसके ठोस रूप का गलनांक होता है। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए जल का हिमांक भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। गुप्त ऊष्मा के बारे में जानते हैं। सामान्यतः जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है, तो उसके ताप में वृद्धि होती है। हालांकि पदार्थ की भौतिक अथवा परिवर्तित करने के लिए जब ऊष्मा दी जाती है, तो पदार्थ के ताप में वृद्धि नहीं होती है। अतः पदार्थ की अवस्था परिवर्तित करने के लिए उसे दी गई ऊष्मा ऊष्मा ऊर्जा उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंस फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार की होती है, संगलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठोस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा संगलन अथवा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। बर्फ के संगलन की गुप्त ऊष्मा 3.34 into 10⁵ जूल प्रति किग्रा होती है, ठीक है। ये मात्रक याद कर लीजिए, मात्रक भी बहुत इंपॉर्टेंस है। कई बार मैचिंग के लिए आ जाता है, एक तरफ मात्रक दे देगा और एक तरफ वो बोलेगा किस चीज का मात्रक है, ठीक है। द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 22.5 into 10⁵ जूल प्रति किग्रा है। पदार्थ के शीतलन के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की अपेक्षा 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ अधिक प्रभावी होता है। इसका कारण यह है कि गलन के लिए बर्फ का प्रत्येक किग्रा पदार्थ के 3.34 into 10⁵ जूल गुप्त ऊष्मा लेता है।
इस कारण पदार्थ को अधिक प्रभावी ढंग से ठंडा करता है। जब जल भाप को परिवर्तित होता है तो गुप्त ऊष्मा अवशोषित करता है। प्रयोग द्वारा यह देखा गया उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप द्वारा अत्यधिक असहनीय होता है। यद्यपि ये दोनों 100 डिग्री सेल्सियस के समान ताप पर होते हैं। इसका कारण यह है कि उबलते जल की अपेक्षा भाप में गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा होती है। इसलिए जब भाप हमारी त्वचा पर पड़ती है और संघनित होकर जल बनती है तो वह क्वथनशील जल की अपेक्षा 22.5 × 10⁵ जूल प्रति किग्रा अधिक ऊष्मा निकलती है। उबलते हुए जल की अपेक्षा अधिक ऊष्मा उत्सर्जित करने के कारण भाप अधिक असहनीय जलन उत्पन्न करती है। ठीक है। ऊर्ध्वपातन देखते हैं। गर्म करने पर ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में और ठंडा करने पर सीधे वाष्प का सीधे ठोस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ये डिफिनीशन प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है। ऊर्ध्वपातन करने वाले पदार्थ अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर, नेपथलीन इत्यादि। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। वाष्पन के बारे में जानते हैं। इवेपोरेशन अपने क्वथनांक के नीचे किसी द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने का प्रक्रम वाष्पन कहलाता है। किसी द्रव का वाष्पन कमरे के ताप पर भी हो सकता है। गीले कपड़े में उपस्थित जल के वाष्पन के कारण ही सूख जाते हैं। पोखरों का जल भी वाष्पन के कारण ही सूख जाता है। ठीक है। द्रव का ताप बढ़ने पर वाष्पन की दर में वृद्धि होती है। किसी द्रव के वाष्पन की दर उसके क्वथनांक पर अधिकतम होता है। वायु की आर्द्रता जब निम्न होती है तब वाष्पन की दर उच्च होती है। जब जल अत्यंत शीघ्र वाष्पित होता है, जबकि वायु की आर्द्रता उच्च होने पर वाष्पन की दर धीमी हो जाती है। ठीक है। ये सब फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। वाष्पन के कारण शीतलन किसी पात्र में भरा द्रव जब वाष्पित होता है तो उस पात्र से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त करता है। ऊष्मा खोने के कारण वह पात्र ठंडा हो जाता है। ठीक है। वाष्पन के कारण शीतलन का एक अच्छा उदाहरण मिट्टी के बर्तनों में जल का ठंडा होना है। मिट्टी के घड़ों के दीवारों में बड़ी संख्या में अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। जब कुछ जल लगातार इन छिद्रों से घड़ों के बाहर रिस कर वाष्पित होता रहता है। वाष्पन के आवश्यक गुप्त ऊष्मा मिट्टी के बर्तन तथा शेष जल से प्राप्त होता है। इस प्रकार घड़ों में शेष जल ऊष्मा खो देता है और ठंडा हो जाता है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु हमारे शरीर से काफी मात्रा में पसीना निकलता है। सूती कपड़े के उत्तम अवशोषक होते हैं और हमारे शरीर से निकले हुए पसीने को अवशोषित कर लेते हैं। इससे पसीने का वाष्पन हमारे शरीर को शीतलन प्रदान करता है। पॉलिएस्टर इत्यादि से बने वस्त्र पसीने को अत्यधिक अवशोषित नहीं करते हैं। इससे वे ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीर को ठंडा रखने में असमर्थ होते हैं। अतः ग्रीष्म ऋतु में सूती वस्त्रों को वरीयता दिया जाता है। पंखा हमारी त्वचा से निकलने वाले पसीनों के वाष्पन की दर को बढ़ा देता है, जिससे हमें शीतलन की अनुभूति होती है। डेजर्ट रूम कूलर में शीतलन जल के वाष्पन के कारण होता है। डेजर्ट कूलर गर्म शुष्क दिनों में अधिक शीतलन करता है, क्योंकि गर्म दिन में उच्चतम ताप जल के वाष्पन की दर को बढ़ाता है। ठीक है। हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा बताते चलेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से अधिक पोषण ट्रॉपिक स्तर पर जाने से कम होता है। इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम। तो ये ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से ऐसा होता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव, गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती हैं कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक, गलनांक, हिमांक और त्रिक बिंदु। तो उसको क्या बोलते हैं? त्रिक बिंदु बोलते हैं। ठीक है। त्रिक बिंदु क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट दाब एवं ताप का ऐसा अनोखा संयोजन है जहां पर किसी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं यथा ठोस, तरल और गैस समान अवस्था में अस्तित्व में होती है। ठीक है। त्रिक पॉइंट वहां स्थित होता है जहां तरल ठोस गैस, तरल गैस साम्यावस्था रेखाएं मिलती हैं। आगे देखते हैं।
संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है ठोस से द्रव, ठोस एवं निर्वात में, गैस एवं द्रव में, निर्वात एवं गैस में। तो ये गैस और अ, द्रव में होता है, ठीक है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल द्रवों एवं गैसों में होता है। संवहन की प्रक्रिया में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। आग पर रखी पतली का जल संवहन द्वारा गर्म होता है। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि या प्राप्ति नहीं होता है। संचालन संवहन एवं विकिरण और या तो दोनों द्वारा, तो इसमें जो है ये दोनों इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेल्सियस वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उस उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है क्योंकि वाष्प एक गैस है। वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, वाष्प अधिक ज्वलनशील होता है, वाष्प द्वारा अधिक दाब उत्पन्न किया जाता है, तो वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। भाप से हाथ हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, तो यही पॉइंट्स इसका सही हो जाएगा। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो वो ऊष्मा जो है 720 की ज़रूरत होगा, ठीक है? क्योंकि गलन की ऊष्मा जो है 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है और 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ के जल में परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा जो है 80 कैलोरी। जल का ताप 0 से 100 सेल्सियस पहुँचाने के लिए आवश्यक 100 कैलोरी हो जाएगा, ठीक है? तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्योंकि 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, इसलिए 100 पर जल से वाष्प परिवर्तन आवश्यक ऊष्मा जो है 540, तो 80 प्लस 100 प्लस 540 जोड़ेंगे तो 720 आ जाएगा। आगे देखते हैं। कितना तापक्रम होने पर पाठ्यक्रम पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो ये -40 हो जाएगा क्योंकि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का संबंध आपको बता दिए थे, C/5 और F/-32/9। तो इसमें जो है फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, तो -32 आएगा इंटू 5, जो है इसका सॉल्यूशन करेंगे तो -40 आएगा, ठीक है। किसी डिग्री कितने डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापक्रम समान होते हैं? नहीं, ये -40 डिग्री हो जाएगा, ऊपर जो बताएँ वही पॉइंट्स, ऊपर इसका व्याख्या कर चुके हैं। किसी तापक्रम पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये वही क्वेश्चन है, रिपीट है, ठीक है। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेल्सियस तापक्रम का दोगुना होता है, तो क्या होगा 160 अ, स डिग्री 160 सेल्सियस होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान से मानव शरीर का तापक्रम समान ताप है 310, ठीक है। मानव शरीर का समान तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर सेल्सियस में तापक्रम कितना होगा? इसके बराबर सेल्सियस में जो है 36.89 हो जाएगा, क्योंकि सेल्सियस वाला जो फ़ॉर्मूला आपको बताए थे, इसमें जब सारे वैल्यू रखेंगे तो 36.89 आएगा, ठीक है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापक्रम कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो ये केल्विन हो जाएगा। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रिमूमर पैमाने पर मान ऋणात्मक होता है, जबकि केल्विन पैमाना का मान ऋणात्मक नहीं होता। आगे देखते हैं।
माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट CF हो, यदि CF का संबंध इतना हो, तो F का C का संबंध होगा, वो क्या हो जाएगा? F बराबर 9/5 C प्लस 32 हो जाएगा, ठीक है? आगे देखते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है 104 फ़ारेनहाइट, ठीक है? ये F बराबर 9C/5 प्लस 32, इसमें जब पूरा वैल्यू रखेंगे तो आपका जो है 104 फ़ारेनहाइट आएगा, ठीक है? आगे देखते हैं 15 सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल। 50 सेल्सियस वही फ़ॉर्मूला पे जब आप मान रखेंगे तो आपका जो है ये कितना आ जाएगा? 122 फ़ारेनहाइट। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है। अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, तो इसका अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है, ये सही हो जाएगा, ठीक है? आगे देखते हैं। स्वचालित इंजनों द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? हिमरोधी के रूप में एथिलीन ग्ला ग्ला ग्लाइकॉल होता है, ठीक है? आगे देखते हैं। परम शून्य ताप एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या है? किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं। वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है। गर्म करने से विस्तारण एक्सपेंशन केवल ठोस पदार्थ में होता है। पदार्थ का भार बढ़ा देता है। पदार्थ का घनत्व घटा देता है। सभी द्रव्यों एवं ठोस पदार्थों में समान दर से बढ़ता है। तो पदार्थ का घनत्व जो है घटा देता है। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है। द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है, तो आयतन जो है उसका घटता है। आगे देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों, जिस तरह से आज क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, वैसा ही हम आपसे डिस्कस करेंगे। थर्मोस्टेट का प्रयोजन तापमान का नापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना, ताप को विद्युत में बदलना। तापमान को स्थिर रखना, ठीक है? थर्मोस्टेट ये वही क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है। रिपीट जो क्वेश्चन रिपीट होगा उस पर डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे दोबारा। तापस्थायी स्थिर बनाए रखने का साधन है करंट, विद्युत प्रवाह, टेम्परेचर, प्रेशर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तापमान को कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना, एक समान तापमान को जो है बनाए रखना। तो एक समान तापमान को बढ़ाए रखना होता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? 4 सेल्सियस होता है, ठीक है? 40 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य तापमान में बैक्टीरिया उत्पन्न होने का खतरा सर्वाधिक होता है। इसलिए इसे खतरनाक क्षेत्र डेंजर ज़ोन कहते हैं। यही कारण है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ के रखने का स्थान का तापक्रम 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है। आगे देखते हैं। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है, तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि ठंड के अतिरिक्त नमी बाहर से आ जाती है। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। तो इसमें जो है आपका बी सही हो जाएगा। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी जो है अवशोषित हो जाती है। आगे देखते हैं। कथन कारण है, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा
लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो इसमें जो है दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे का जो है व्याख्या भी करता है। ठीक है? आगे देखते हैं। बड़े शीतगृह संयंत्र प्रति प्र प्रशीक्षत प्रशीतक रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, जबकि घरेलू प्रशीतित क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं। ठीक है? तो ये पॉइंट्स जो है सही है। अमोनिया को कम दाब और परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। तो ये पॉइंट्स जो है गलत हो जाएगा। तो इसमें जो है ए सही है और आर जो है गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। तो ये पॉइंट्स जो है बिल्कुल सही है। बर्फ एक दुर्बल चालक होता है। तो ये भी पॉइंट सही है। दोनों सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। ये सही होगा। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई जो है बढ़ती है। सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे नीचे लिखे एक धातु गोलक और धातु वलय चित्रों पर ध्यान दीजिए। गोलक है और वलय है। पत्ती में बने धातु वलय के छिद्रों में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करें तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करें तो गोलक निकलेगा, क्योंकि तापन से प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा। ठीक है? तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये इस टाइप से क्वेश्चन अब नहीं आता है। कथन कारण देखते हैं। तांबे के एक टुकड़े को कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। कारण तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो इसमें दोस्तों दोनों पॉइंट्स तो सही हैं, लेकिन एक दूसरे का जो है स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके एवं लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। आगे देखते हैं। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है। तो ये अच्छा चालक है, इसलिए ऐसा होता है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है? तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। यही पॉइंट्स इसका सही भी है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों का तापक्रम नियंत्रित रखते हैं। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। तो ये इसका आंसर जो है यही बी सही हो जाएगा। ठीक है? आगे देखते हैं। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन क्या नियंत्रित करता है? केवल तापक्रम, केवल आर्द्रता और तापक्रम, केवल दाब और तापक्रम, आर्द्रता, दाब एवं तापक्रम। तो केवल आर्द्रता और तापक्रम सही हो जाएगा। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है? तो ऊष्मा वायु प्रतिस्थापन, वायु निर्जलीकरण, वाष्पन शीतलन, वायु पुनर्जलीकरण। तो ये इवेपोरेटिव कूलिंग के द्वारा ऐसा होता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, ठोस को बदलने से, पिघलने से। तो ये संपीड़ित गैस को छोड़ने से ऐसा होता है। निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? ठीक है? कपड़े जो है 100 परसेंटेज आर्द्रता, 16
डिग्री सेल्सियस तापक्रम, 100% आर्द्रता, 20 डिग्री तापक्रम, 20 आर्द्रता, 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस। तो ये डी सही हो जाएगा। आर्द्रता कम होता है और तापमान अधिक होगा तो गीले कपड़े जल्दी सूखते हैं। आगे देखते हैं। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु दोनों क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, क्रमशः घटेंगे, बढ़ेंगे, क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। क्रमशः पहले बढ़ेंगे उसके बाद घटेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नीचे एक एसर्शन कथन दिया है, उसका कारण भी दिया है। ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। ऊंचाई वाले स्थानों में तापक्रम कम होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है, तो बी सही हो जाएगा इसका। थर्मस बोतल में पेयजल पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न परत लगाई जाती है। तो रजत परत लगाया जाता है। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह है। क्यों? वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। वे शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकिरित कर देते हैं। वे पसीना को सोख लेते हैं। वे आंखों की शीतलन को प्रदान करते हैं। तो वे जो है क्या करते हैं? वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। श्वेत वस्त्र कालो वस्त्र की अपेक्षा ठंडे होते हैं। क्यों? क्योंकि संपूर्ण प्रकाश अवशोषित करते हैं, प्रकाश अभिच्छेदन करते हैं, वे सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः ठंडा करते हैं, वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तो डी सही हो जाएगा। कथन कारण दिया है, जाड़ों में पहनने के लिए हमें सफेद कपड़ों की वरीयता देते हैं। सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। तो इसमें जो है ये वाला जो है भ्रामक है, ये जो है गलत हो जाएगा और आर जो है सही हो जाएगा। तो डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो इसमें जो है दोनों पॉइंट सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी करते हैं। आगे देखते हैं। शरीर की सतह से पसीना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर। ये दोनों सही है, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। पसीने का मुख्य उपयोग शरीर का ताप नियंत्रित रखने के लिए इसका उपयोग होता है। आगे देखते हैं। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि क्योंकि पंखा ठंडी हवा देती है। हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकिरित होती है। हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन। तो वाष्पीकरण के द्वारा ऐसा होता है। एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेल्सियस, शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस तापक्रम था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस, शिमला में 78 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचा? तो चूरू में रखा प्याला, शिमला में रखा, या दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये सी सही हो जाएगा। दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय में पहुंचेंगे। आगे देखते हैं।
एक गर्म पिंड 90 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 25 सेकंड का समय लगता है। फिर वह 75 सेल्सियस से 60 सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना टाइम लगेगा? 25 सेकंड से अधिक टाइम लग जाएगा, ठीक है? न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी तप्त पिंड द्वारा ऊष्मा खोने की दर उस पिंड द्वारा उसके परिवेश के ताप अधिक के अनुक्रमानुपाती होती है। यह केवल तप्त पिंड के यह केवल तप्त पिंड के पृष्ठ की प्रकृति एवं क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है? आगे देखते हैं। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यदि किसी मैदानी इलाके का तापमान अधिक कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंच जाता है, तो उसे हीट वेव माना जाता है। ठीक है? तो ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है, उसे हीट वेव माना जाता है। ये भी पॉइंट्स गलत हो जाएगा। तो इसमें दोनों न तो 1 न तो 2 सही होगा। हीट वेव देख लेते हैं क्या होता है। गुणात्मक रूप से हीट वेव या लू वायु के तापमान की एक स्थिति है जो मानव शरीर के संपर्क में आने पर उसके लिए घातक सिद्ध होती है। मात्रात्मक रूप से इसे किसी क्षेत्र में वास्तविक तापमान या सामान्य से उसके विचलन के संदर्भ में तापमान सीमा के आधार पर परिभाषित किया जाता है। यदि किसी स्टेशन पर अधिकतम तापमान मैदानी क्षेत्रों के लिए कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या अधिक अधिक पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या अधिक तक पहुंच जाता है, तो इस स्थिति में हीट वेव माना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम अपक होता है, तीक्ष्ण होता है, झुलसने लगता है, उमस वाला होता है तब। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न ताप से, निम्न आर्द्रता से, उच्च वाष्पन से, अति उच्च ताप से, उच्च और निम्न आर्द्रता से होता है। ठीक है? आगे देखते हैं। वायुमंडल हमारे ऊपर अधिक दबाव डालता है, परंतु इसका हम अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दाब से कुछ अधिक दबाव डालता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, गलत हो जाएगा। किसी विलयन में विलेयों के योग से इसका जल विभव वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो ये पॉइंट्स जो है यही पॉइंट्स जो है गलत है और ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, सही नहीं है। ठीक है? तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम होता है, अतः उबलने का बिंदु बॉइलिंग पॉइंट नीचे आ जाता है। तो इसका आंसर यही सही हो जाएगा। कथन कारण ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता जाता है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। तो इसमें जो है पहला कथन सही है, दूसरा जो है गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। कूलर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो इसका आंसर जो है बी सही हो जाएगा। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर जो है उबलने लगता है। आगे देखते हैं। प्रेशर कुकर में जल्दी खाना पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी निम्न ताप पर उबलने लगता है। ये नहीं, ऐसा नहीं होता है। उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापक्रम पर उबलने लगता है। बी सही हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में, ये भी वही क्वेश्चन रिपीट है। ये भी वही क्वेश्चन रिपीट है। आगे देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना
ये भी वही क्वेश्चन रिपीट है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में, ये भी क्वेश्चन वही रिपीट है। प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था लगा होता है। एबोनाइट एक मजबूत होता है। तो ये दोनों पॉइंट सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल, ज्वाला का तापक्रम, ढक्कन का भार। तो इसमें जो है 1 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है? सी सही होगा। ये ज्वाला का तापमान जो है इसमें नहीं होता है। आगे देखते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल उस पर रखा गया वजन द्वारा। तो ये सही हो जाएगा, ये सही होगा इसका। जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। डी सही हो जाएगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो में दिया जाता है उससे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ये सही हो जाएगा, ठीक है? आगे देखते हैं। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। तो इसमें जो है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर नीचे गिरेगा, ऊपर उठेगा, वही रहेगा, ठीक है? साफ मेघरहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें, क्लाउडी नाइट्स अधिक अपेक्षाकृत गर्म होते हैं, क्योंकि बादल ठंडी लहरों को आसमान से पृथ्वी तक उतरने से रोकते हैं, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। तो यही सही हो जाएगा, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करता है। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होता है, क्योंकि बादल पृथ्वी हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। बादल दिन में सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हैं, रात को पानी का विकिरण करते हैं। बादल वातावरण को आर्द्र बनाते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। बादल हवा की गति को अवरुद्ध करके उष्णता उत्पन्न करते हैं। तो ये सही हो जाएगा इसका। बादल पृथ्वी का हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करिए। उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। तो ये कथन जो है गलत हो जाएगा। भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरण का मेघ निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापन प्रभाव होता है। तो कौन सा कथन जो है सही है, इसके बारे में पूछा है। तो इसमें तो दोनों कथन जो है गलत हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच का तापमान विपर्यास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है और जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। तो दोनों में कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है? तो इसमें जो है दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे का व्याख्या करता है। आगे देखते हैं। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय चलते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने दी जाती है। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, श्वसन की दर घट जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है। तो ये श्वसन की दर जो है घट जाती है। ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ठीक है? कथन कारण ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो इसमें जो है पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला जो है गलत हो जाएगा, ठीक है? तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम होता है। आयाम और आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। सी सही हो जाएगा, ठीक है? आगे देखते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं। आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आप कमरे को ना तो गर्म ना तो ठंडा कर सकते हैं। तो इसका सी सही हो जाएगा। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म रख सकते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दें तो कमरे का तापमान कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा, केवल रेफ्रिजरेटर के आसपास का क्षेत्र में जो है घट जाएगा। तो कमरे का तापमान जो है बढ़ जाएगा, ठीक है? दूसरा चैप्टर अब शुरू करते हैं दोस्तों, तरंग गति। तो सबसे पहले देखेंगे तरंग गति क्या होता है। तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है जो उद्गम बिंदु के माध्यम से कणों के वास्तविक स्थानांतरण के बिना सभी दिशाओं में संचरित होता है। तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, यांत्रिक और विद्युत चुम्बकीय तरंग। यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो बिना बिना आपस स्वरूप बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। यांत्रिक तरंगे किसी भौतिक माध्यम में ही संचरित होते हैं। यांत्रिक तरंगों द्वारा केवल ऊर्जा और तथा संवेग का संचरण होता है, द्रव्य का नहीं, ठीक है? ये सारे पॉइंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस है प्रीलिम्स के लिए। जल की तरंगे, ध्वनि की तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे इत्यादि यांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं। यांत्रिक तरंगे प्रकार, जब किसी माध्यम में कोई यांत्रिक तरंग संचरित होता है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। कणों के कंपन की दिशा के अनुसार यांत्रिक तरंग जो है दो प्रकार का होता है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है? अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो अ, ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तो इसका याद करने का एक अच्छा तरीका है ट्रांसवर्स वेव्स जो होता है। यहाँ पे ट्रांसवर्स मतलब ये ट्रांसफर जो है टी हो गया और लंबवत जो है वर्टिकल, इसको वर्टिकल होता है, लंबवत मतलब वर्टिकल, तो ये भी हो गया। टीबी, जहाँ पे टीबी आ जाए वहां पे कौन सी तरंगे होगी? अनुप्रस्थ। टी से मतलब ट्रांसफर और वी से मतलब वर्टिकल। तो कण कण जो है लंबवत गति करते हैं किसमें? अनुप्रस्थ तरंग में, ठीक है? आगे देखते हैं उदाहरण। तनी हुई डोरी या रस्सी का कंपन किसी डोरी या रस्सी के एक दूसरे सिरे को हुक से बांधकर उसके दूसरे मुक्त सिरे को ऊपर नीचे हिलाते हैं तो रस्सी में इसके कड़ों के कंपन तरंग की गति की दिशा के लंबवत होते हैं। उदाहरण की रस्सी में अनुप्रस्थ तरंगे हैं। पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं जिसमें दृढ़ता होती है। गैसों में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं की जा सकती है। द्रवों में अनुप्रस्थ तरंगे उनके भीतर नहीं बन सकती, केवल उनके तल पर ही बन सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे वैद्युत चुम्बकीय तरंग हो सकती हैं, जैसे प्रकाश तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्य स्थिति के ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को स्प्रिंग तथा नीचे की अधिकतम विस्थापन को जो है गर्त कहते हैं, ठीक है? जैसे ये स्प्रिंग हो गया और नीचे जब आता है इसको जो है गर्त बोलते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं। किसी तरंग के लिए दो लगातार स्प्रिंगों या गर्तों के बीच की दूरी नियत होती है जिसे अनुप्रस्थ तरंग की तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो ये दोनों स्प्रिंग जो है दोनों के बीच की दूरी क्या है? ये तरंग दैर्घ्य, या दोनों के गर्त के बीच की दूरी जो है ये तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसको लैम्डा से दिखाते हैं, लैम्डा इसको बोलते हैं, ठीक है?
अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रीलिम्स के लिए। किसी स्प्रिंग को खींचकर छोड़ देने पर उसमें उत्पन्न तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग ही होती हैं। इसमें देखिए स्प्रिंग है ना, ये मुड़ा हुआ है सब, ये संपीड़न, ये बीच में ताने हैं तो ये विरलन हो गया। फिर यहाँ पे एक दूसरे से सटा हुआ है, संपीड़न हो गया। फिर यहाँ पे इसको खिंचाई करते हैं तो विरलन हो जाता है। जिस स्थान पर स्प्रिंग के चक्कर आसपास हैं वे संपीड़न की दशा कहे जाते हैं। ठीक है, ये तो वही है, इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे सदैव अनुदैर्ध्य तरंगे ही होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंग हमेशा यांत्रिक होती हैं। द्रवों की सतह पर अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण होते हुए भी उनके भीतर केवल अनुदैर्ध्य तरंग ही संचरित हो सकती हैं। आवर्तकाल किसी माध्यम में तरंग संचरण की स्थिति में माध्यम का कोई कण अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम का कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उसे संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं, जिसे n से दर्शाते हैं। आवृत्ति चाल और तरंग के बीच क्या संबंध है? यदि कंपन की हुई किसी वस्तु का आवर्तकाल t, आवृत्ति n, तरंगदैर्घ्य डेल्टा हो, लैम्डा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? v बराबर n इंटू लैम्डा। ठीक है, तो चाल बराबर आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य होता है। ये फार्मूला भी याद कर लिए, फार्मूला भी बहुत जरूरी है। आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल। विद्युत विद्युत चुम्बकीय तरंग यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त ऐसी तरंगे भी होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। प्रकाश, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे इत्यादि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उदाहरण हैं। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे एक ही चाल से चलती हैं। इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो इम्पोर्टेंस फैक्ट होगा बताते चलेंगे। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? रेडियो, एक्स, प्रकाश और ध्वनि। तो ध्वनि तरंग जो है यांत्रिक तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण क्या है? रेडियो, ध्वनि, एक्स और गामा। तो इसमें जो है ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। आगे देखते हैं, वायु में ध्वनि तरंग होती है। वायु में ध्वनि तरंग तिरछी, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुम्बकीय, ध्रुवीकृत अनुदैर्ध्य होता है। ध्वनि तरंगों के दो क्रमागत संपीड़न के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वेव नंबर, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और आयाम। तरंगदैर्घ्य बोलते हैं उसको। एक सितार में निम्न प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं: प्रगामी, अनुदैर्घ्य, प्रगामी एवं अनुप्रस्थ, अप्रगामी और अनुदैर्घ्य, अप्रगामी और अनुप्रस्थ। ये अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ होता है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की सतह से परावर्तित होती हैं आयन मंडल से। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। तो आयनोस्फीयर वही क्वेश्चन है। रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए आयनमंडल की निम्नलिखित कौन सा स्तर? आयनमंडल वही क्वेश्चन है, रिपीट। पारा उच्च आवृत्ति के तरंगों समांतर संचरित की जाती हैं। भू तरंगों के रूप में, आकाश तरंगों के रूप में, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं की जा सकती? प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ध्वनि तरंगे। कथन कारण, रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्रों में बेंड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट से गलत हो जाएगा। रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। तो ये कथन कारण जो है सही हो जाएगा। एक एक गलत होगा और सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं,
कॉस्मिक किरणें आवेशित होती हैं, अनावेशित, अनावेशित, आवेशित दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। आवेशित किरण होती हैं कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही नहीं है? ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। ये उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती हैं। वे सूर्य से उत्पन्न होती हैं। तो इसका आंसर जो है वे विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। तो ये जो है कथन सही नहीं है और यही आंसर सही होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? विकिरण, संवहन, चालन। विकिरण के लिए ऐसा नहीं होता है ज़रूरी। ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियाँ चालन, संवहन और विकिरण होता है। चालन और संवहन को परिवहन माध्यम के रूप में किसी पदार्थ की आवश्यकता होती है। ऊष्मा स्थानांतरण की ये विधियाँ निर्वात से पृथक 2 वस्तुओं के बीच क्रियाशील नहीं हो सकती हैं। ऊष्मा ऊष्मा स्थानांतरण की तीसरी विधि विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन-सा एल्बिडो से संबंधित है? संचार शक्ति, अवशोषित शक्ति, उत्सर्जन शक्ति, वापसी की शक्ति। तो ये रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिंग पावर होता है ऐसा। पृथ्वी की वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किनके द्वारा तप्त होती है? प्रकीर्ण और सौर विकिरण, लघु तरंग और सौर विकिरण, दीर्घ तरंग, स्थलीय विकिरण। तो दीर्घ तरंग और स्थलीय विकिरण के रूप में होता है। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? ये क्वेश्चन वही है, दीर्घ तरंग और स्थलीय विकिरण। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी की सतह पराबैंगनी किरणों के रूप में ऊष्मा को पुनः उत्सर्जित करती है। ठीक है? तो ये कथन जो है गलत हो जाएगा। बादल और गैसें आने वाले सौर विकिरण का लगभग 1/4 को प्रतिबिंबित करते हैं। तो ये कथन सही हो जाएगा। केवल बी सही होगा, ठीक है? दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है 3 into 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है? निम्न में से कौन-सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो विद्युत चुम्बकीय का उदाहरण एक्स, वाई, गामा, परावैंगनी किरणें, पराध्वनि तरंगे जो है नहीं होती हैं। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? इंफ्रारेड, एक्स, दृष्टिगोचर, रेडियो तरंग की जो है सबसे अधिक लंबाई होती है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय किरणों में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? दृश्य, औरत, पराबैंगनी, एक्स किरणें की। ऊर्जा के विभिन्न चुम्बकीय किरणों का क्रम रेडियो उससे कम उससे जो है अधिक, माइक्रोवेव उससे अधिक, औरत उससे अधिक, दृश्य, पराबैंगनी, विकिरण, एक्स किरणें और गामा किरणों की जो है सबसे अधिक होती है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित विचार कथनों पर विचार करें, इसमें आवृत्ति के बढ़ने बढ़ने के क्रम में व्यवस्थित करें। आवृत्ति के बढ़ने के क्रम में तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा आवृत्ति ये आपका जो है रेडियो वेव्स में हो जाएगा। रेडियो वेव्स उसके बाद जो है औरत किरणें, फिर दृश्य तरंगे, फिर एक्स किरणें। तो इसका आंसर 4 डी सही हो जाएगा। माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं जिनकी सीमा आवृत्ति है 300 किलोहर्ट्ज़, 3 मेगाहर्ट्ज़, 3 मेगाहर्ट्ज़, 3 300 मेगाहर्ट्ज़, 1 गीगाहर्ट्ज़, -3 गीगाहर्ट्ज़। तो ये 1 गीगाहर्ट्ज़ -3 गीगाहर्ट्ज़ के बराबर होता है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग करते हैं? गामा, एक्स, यूवी, दृश्य, एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की अवस्थिति का पता लगाता है। प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, ध्वनि, कर्णातीत।
तो ये रेडियो तरंग से ऐसा होता है। सुदूर संवेदन तकनीकी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत तरंगों, सोनार, गामा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का। डी सही हो जाएगा। जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो इसका आंसर जो है आपका 10⁻⁷ मीटर होता है। आगे देखते हैं। इसमें ये सारे सबका जो है तरंग दैर्घ्य इसमें दिया है, ये आप पीडीएफ में इसको पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रेडियो, सूक्ष्म तरंग, औरक तरंग। तो ये औरक तरंग में ऐसा होता है। समांतर टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण, ये भी वही क्वेश्चन रिपीट है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण टेलीविजन, ये भी क्वेश्चन वही रिपीट है। एक टीवी सैटेलाइट चलाने के लिए निम्नलिखित में टीवी, ये भी वही क्वेश्चन रिपीट है। दूरसंचार के लिए तरंग प्रयुक्त तरंगे दृश्य, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव का प्रयोग करते हैं। रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम ट्रांसमिशन, मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, रिसेप्शन। मॉड्यूलेशन का प्रयोग करते हैं। आवृत्ति मॉड्यूलेशन एफएम रेडियो वेव्स के बारे में क्या सही नहीं है? आवृत्ति मॉड्यूलेशन की आवृत्ति रेंज आयाम में मॉड्यूलेशन से कम होती है, नहीं कम नहीं होता, ज्यादा होता है। ये सही, ये जो है गलत हो जाएगा और यही सही है। आगे देखते हैं। एफएम प्रसारण सेवा से प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का प्रास होता है 109 से 139 मेगाहर्ट्ज के बीच, 45 54 से 75 मेगाहर्ट्ज, 76 से 87 मेगाहर्ट्ज, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में होता है। ठीक है। एक रेडियो स्टेशन से 3 मीटर बैंड पर प्रसारण होता है तो इस स्टेशन द्वारा प्रसारित वाहक तरंगों की आवृत्ति कितना हो जाता है? ये 10 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है क्योंकि ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य अति दीर्घ होती है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें से दोनों कथन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते समय बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से जो है तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का प्रयोग किया जाता है। अल्फा एक्स किरणें, अल्फा किरण, बीटा किरणें और गामा किरण। तो इसमें जो है एक्स किरणों का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीटी स्कैन में प्रयोग की जाने वाली किरण कौन सी किरण? इसमें भी अवरक्त, पराश्रव्य, दृश्य और एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किसका आविष्कार विल्हेम रोएंटजन द्वारा किया गया था? रेडियो, एक्सरे मशीन, बिजली का बल्ब, एक्सरे किरणों का प्रयोग किया गया था। ठीक है। तो दोस्तों आज का जो है टॉपिक यहीं पे